तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक नए चैप्टर की स्टार्ट होने की। इस चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग क्या होता है और चैप्टर को स्टार्ट करने से इसका नाम जो है वो है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स, कुछ डेरिवेशंस पढ़ने हैं, कुछ क्या है कि डेरिवेशन पढ़ना है और एक असम्पशंस पढ़ना है। ठीक है, तो अब इसकी अगर बात करें थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में, तो जब भी किसी भी बीम की, ये कोई बीम है, बीम कुछ भी हो सकता है, यूडीएल यूएल सिंपली सपोर्टेड बीम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी बीम पे अगर कोई भी फोर्स लगता है, कोई भी शियर फोर्स लगता है, ठीक है, या कोई भी लोड लगता है, तो उस लोड के कारण बीम के अंदर एक बेंडिंग टेंडेंसी आती है, वो बेंड होना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब ये बेंड क्यों होता है? क्योंकि इस पे फोर्स के कारण, फोर्स लगने के कारण दो स्ट्रेसेस जनरेट हो गई हैं। एक हो गया शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस मतलब कर्तन प्रतिबल। ठीक है, कर्तन प्रतिबल या हम उसको बोलते हैं, हाँ, कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, और दूसरा हो जाता है बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये बेंडिंग स्ट्रेस क्यों जनरेट हुआ, ये शियर स्ट्रेस क्यों जनरेट हुआ, इन सब चीज़ों की बातें आगे हम लोग करेंगे जब हम लोग आगे चैप्टर को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो जब भी किसी भी बीम पे फोर्स लगता है तो उस पर, तो अब शियर स्ट्रेस क्यों जनरेट होती है? क्योंकि शियर फोर्स लगता है। अब शियर फोर्स के बारे में आपको बताया गया होगा कि शियर फोर्स हमेशा किसी भी सरफेस के पैरेलल पे लगता है, मतलब उसके सरफेस पे लगता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट कब होता है? जब बेंडिंग मोमेंट लगता है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस, ये दोनों चीज़ें जनरेट हो जाती हैं जब भी कोई बीम बेंड करती है। ठीक है, नमन करती है, उसका हिंदी में बेंड को नमन कहते हैं। तो जब भी कोई भी जो धरण होती है वो नमन करती है, तो उसके अंदर दो चीज़ें जनरेट हो जाती हैं, एक शियर स्ट्रेस, एक कर्तन प्रतिबल, और एक बेंडिंग स्ट्रेस, नमन प्रतिबल। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, ये तो हो गया। आप क्योंकि आप शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ें, तो आपको शियर फोर्स के बारे में, बेंडिंग मोमेंट निकालने के बारे में, न्यूमेरिकल के बारे में जानकारी होगी। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, वहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। ये सब आप पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रैक्चर पढ़े होंगे। इसमें हम लोग को सिर्फ थ्योरी पढ़ना है, तो वो तो न्यूमेरिकल पार्ट था, इसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है। अब थ्योरेटिकल पार्ट में आपको पढ़ना है, पहले स्टार्ट जो करना है वो प्योर बेंडिंग से स्टार्ट करना है कि प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग क्या होता है या शुद्ध नमन किसे बोलते हैं। प्योर बेंडिंग या शुद्ध नमन किसे बोलते हैं? शुद्ध नमन मतलब प्योर बेंड हो, सिर्फ बेंड हो। और बेंड होने के, अब जैसे आपको पता है कि अभी जब भी कोई बीम बेंड होता है तो उसमें दो चीज़ निकलती हैं, एक शियर स्ट्रेस निकलता है और एक बेंडिंग स्ट्रेस निकलता है। तो प्योर बेंडिंग में जब भी कोई बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग होने के उपरांत उसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस अगर जनरेट हो रहा है, कोई शियर स्ट्रेस नहीं जनरेट हो रहा है, तो उस बेंडिंग को हम लोग प्योर बेंडिंग बोलते हैं। तो प्योर बेंडिंग वो बेंडिंग होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस, नमन प्रतिबल, बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो, उसको हम लोग प्योर बेंडिंग बोलते हैं। इसमें कोई भी शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं होना चाहिए। तो प्योर बेंडिंग का डेफिनेशन आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि यदि किसी धरण पर या उसके कुछ भाग पर नमन इस प्रकार हो रहा है कि उसकी काट पर केवल नमन प्रतिबल ही उत्पन्न हो, केवल नमन प्रतिबल ही उत्पन्न हो, कर्तन प्रतिबल उत्पन्न न हो, तो इस प्रकार की नमन को शुद्ध या सरल नमन कहते हैं। अथवा धरण के जिस भाग में केवल नमन, अथवा धरण के जिस भाग पर, अथवा धरण के जिस भाग पे केवल नमन घूर्ण स्थिर हो तथा कर्तन बल शून्य हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो बेंडिंग होती है, ऐसे जो कंडीशन होती है, उसमें शुद्ध नमन की कंडीशंस होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो दशा होती है, जो शुद्ध नमन की जो दशा होती है, वो धरण की काट पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
क्या बोला गया है कि जो दशा होती है, शुद्ध नमन की दशा होती है, वो धरन की काट पर शियर फोर्स, मतलब धरन की काट पर कर्तन बल नहीं होने चाहिए, तभी कर्तन बल भी उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। मतलब कहने का है कि मान लो आप, मेरे पास कोई ये एक धरन था, इस धरन पे अगर हम लोग सिर्फ सिंपली सपोर्ट लोड लगा के और इस पे एक लोड लगाते हैं, तो लोड लगाने से क्या होगा कि ये जो धरन है ये बेंड होगी, इस प्रकार से बेंड होगी। ठीक है, ये बेंड होगी। किस लिए बेंड हो रही है? क्योंकि फोर्स लग रहा है, इसके कारण बेंड हो रही है। अब ये कितना डिफ्लेक्शन होता है, कितना स्लोप बनता है, वो हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं, लेकिन डब्ल्यू वेट के कारण इसके अंदर कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगी। और ये डिफॉर्मेशन आने के कारण इसमें क्या होगा, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों जनरेट होंगी। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग प्योर बेंडिंग की कंडीशन नहीं कहते हैं। मान लीजिए आपके पास इसी प्रकार यहाँ पे दूसरा एक बीम था और इस बीम में सिर्फ हम लोग बेंडिंग मोमेंट लगाए, कोई सपोर्ट ना देके सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लगाए, कोई लोड भी नहीं लगाए। अब जब भी हम इसको किसी भी, देखो ऐसे बेंडिंग थे, इसको इसको अगर मोड़ने की कोशिश करेंगे तो बीच से बेंड होगी। ठीक है, सेम ऐसे ही किए हैं, दोनों एंड से इसको बेंडिंग मोमेंट दे दिया गया है। ठीक है, मोमेंट देने के कारण इसमें क्या होगा, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये कुछ बेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है ये प्योर बेंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई लोड नहीं लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के कारण ही बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है। ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हम लगाए, मोमेंट लगाए हैं दोनों एंड से, जिसके कारण इसके अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बेंडिंग स्ट्रेस सिर्फ यहाँ पे जनरेट हो रही है, यहाँ पे कोई शियर स्ट्रेस जनरेट नहीं रही। और ये जो उदाहरण है ये प्योर बेंडिंग का परफेक्ट उदाहरण है कि यहाँ पे प्योर बेंडिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस दोनों जनरेट हो रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। इस कारण इसको हम लोग प्योर बेंडिंग के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार से अगर हम लोग दूसरी एक और बीम की बात करें, जैसे यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे देखते हैं, मेरे पास एक और बीम आ गया, मान लीजिए ठीक है, एक लोड यहाँ पे लगा है, एक लोड यहाँ पे लगा है, ये पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, डब्ल्यू वेट लग रहा है, ये पॉइंट्स डी है, ये पॉइंट सी है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे भी जब भी बेंडिंग होगा, मान लीजिए कुछ इस प्रकार से बेंडिंग होगा, तो बेंडिंग पे जो बिटवीन सी एंड डी है, सी और डी के बीच में, देखो सी और डी पॉइंट के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या लग रहा है, इसके दोनों एंड्स पे लोड लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। किसके बीच? बिटवीन सी एंड डी, बिटवीन सी एंड डी, सिर्फ और सिर्फ, मतलब इस पूरे बीम पे ना होके सिर्फ इसके कुछ भाग पे बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट है, इस मतलब इसके कुछ भाग पे प्योर बेंडिंग हो रहा है। तो ऐसी बेंडिंग जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो, शियर स्ट्रेस ना जनरेट हो, या हम कहें कि जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो और शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो हो, ऐसे कंडीशंस को हम लोग प्योर बेंडिंग की कंडीशन कहते हैं। और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर बेंडिंग का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे हम जो लोग पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ टर्म्स भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अगर मान लो कि आपके पास कोई एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक था इस प्रकार से, और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक में हमको ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक था मेरे पास, और उस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे दोनों तरफ से, क्योंकि प्योर बेंडिंग ही हमको पढ़ना है इसमें, दोनों तरफ से बेंडिंग मोमेंट एम दिखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा। अब मान लेते हैं कि एक मेरे पास एक आयताकार काट वाली धरन थी, ठीक है, जिस पर नमन आघूर्ण एम लगाकर इसका शुद्ध नमन किया जा रहा है। ठीक है, धरन पर एक वृत्ताकार चाप, धरन को एक वृत्ताकार चाप में मुड़ जाती है। क्या होता है कि जब धरन इस पर बेंडिंग मोमेंट होगा तो ये एक वृत्ताकार चाप में मुड़ जाएगी, जो कि हम दिखा देते हैं अगर बन जाता है तो।
ठीक है। इस प्रकार से एक वृत्ताकार चाप, मतलब इसी का बेंडिंग हो जाएगा बस। तो मुड़ने पे क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारी समांतर पतली पतली लेयर्स होंगी, पतली पतली परतें होंगी, क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर जो बीम बना है ये बहुत सारी पतले पतले रेक्टेंगुलर, मतलब पतले पतले इस प्रकार से पतले पतले रेक्टेंगुलर परतों से मिलके बना है। ऐसे बहुत सारी परतें मिलके एक रेक्टेंगुलर बार का निर्माण की हैं। ठीक है। तो उन्हीं पतली लेयर्स के में से एक लेयर हम लोग उठा लेते हैं, और उस लेयर में जब भी बेंडिंग होगा, मोमेंट लगाए हम, बेंडिंग हुआ, बेंडिंग होने पे ये मुड़ गया। मुड़ने के कारण क्या होगा, इसका जो अपर वाला लेयर होगा, जिसकी जो ऊपर की परत होगी, ये ऊपर वाली परत सिकुड़ेगी। ठीक है। ये ऊपर वाली परत सिकुड़ेगी, और सिकुड़ने के कारण ऊपर वाले परत पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है। इस पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा, और जो नीचे वाली परत है, जो सबसे नीचे वाली परत है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे नीचे वाली परत, इस पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है। इसको बेंड किए, जैसे अगर कोई मेरे पास होता कुछ, इसको बेंड किए, बेंड करने पे जैसे यही है, अगर इसकी बात करते हैं, ठीक है, इसको इस प्रकार से बेंड किए, तो बेंड करने पे जो ऊपर वाली परत है उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा, और नीचे वाली परत पे टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। लेकिन एक ऐसी परत और होगी जिस पे न तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा ना ही टेंसाइल स्ट्रेस लगेगा। ऐसी परत को हम लोग बोलते हैं, कौन सी परत, वो हम लोग, ये होती है उदासीन सतह, न्यूट्रल लेयर। बहुत सारी परतें मिलकर बनी होंगी। ठीक है। ऊपर वाले परत पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है, नीचे वाले परत पे टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, लेकिन इसी में से एक ऐसी परत होगी जहाँ पे ना तो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा होगा, और ना कि जहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा होगा। तो ऐसी परत, ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसी परत कोई होगी, इसको हम लोग किसी और कलर से दिखा देते हैं। ठीक है। मान लो इसी में ऐसी कोई परत है जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस भी नहीं जनरेट कर रही है, ना ये परत है वो परत है जिसमें ना तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है ना बेंडिंग स्ट्रेस लग रहा है। तो ऐसी परत को हम लोग न्यूट्रल लेयर या उदासीन सतह कहते हैं। ठीक है। तो आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि उदासीन सतह क्या होती है, न्यूट्रल लेयर क्या होती है। ठीक है। दूसरा आता है न्यूट्रल एक्सिस। अब ये क्योंकि ये बेंड हुआ है, ये रेक्टेंगुलर की बेंड हुई है, तो इसके जो एक सतह, इसका जो एक सिरा, एक सिरे को आगे बढ़ाने पे और दूसरे सिरे को भी इस प्रकार से आगे बढ़ाने पे, ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ाने पे आपको एक पॉइंट ओ मिलेगा। इसी पॉइंट ए को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोले हैं, और उस पॉइंट ओ से उस उदासीन सतह की जो डिस्टेंस होती है, उस उदासीन सतह की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है। तो आप उदासीन सतह की अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि उदासीन सतह, या ऐसे लिखो, धरण का नमन की स्थिति में धरण के ऊपरी वाली सतह की लंबाई कम हो जाती है क्योंकि वह सिकुड़ती है, तथा नीचे वाली सतहों की लंबाई बढ़ जाती है क्योंकि यह सतह फैलती है। अतः धरण के बीच में कहीं एक ऐसी सतह अवश्य होती है जिसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस सतह को उदासीन सतह कहते हैं, तथा इस सतह पर कोई प्रतिबल भी नहीं होता है। ठीक है। तो ये उदासीन सतह का डेफिनेशन हो गया। उदासीन सतह के बाद उदासीन अक्ष आता है। जैसे ये जो उदासीन सतह जिसको हम लोग ग्रीन पेन सतह से दिखाया गया है, इसी के, अब चूँकि इसी सतह, मान लो ऐसे बहुत सारे सतह होंगे, एक क्रॉस सेक्शन ऐसे होगा, एक क्रॉस सेक्शन ऐसे होगा। ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होंगे। तो इस उदासीन सतह और क्रॉस सेक्शन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन हैं, ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन मिले होंगे। तो इस क्रॉस सेक्शन और इस उदासीन सतह के इंटरसेक्शन जिस लाइन पे होती है
उस लाइन को हम लोग सेंट्रल एक्सिस, उसका न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसके और इस यहाँ पे लाइन हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस लाइन है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि धरन की कोई भी अनुप्रस्थ काट पर, धरन की कोई भी अनुप्रस्थ काट पर उदासीन सतह जो ग्रीन वाली है को जिस रेखा पर मिलती है उस कटान रेखा को ही काट की उदासीन अक्ष या न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। धरन की कोई भी अनुप्रस्थ काट, ये धरन है, धरन की कोई भी अनुप्रस्थ काट उदासीन सतह को जिस रेखा पर मिलता है उस कटान रेखा को न्यूट्रल एक्सिस या उदासीन अक्ष कहते हैं। ये दिखाया गया है। ठीक है, दूसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी हम लोग बात किए थे। क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? कि नमन की स्थिति में जब भी कोई धरन जिस चाप में मुड़ जाती है, नमन की स्थिति में, बेंडिंग की स्थिति में जब भी कोई धरन किसी चाप पे मुड़ जाती है या अथवा बेंड हो जाती है तो उस चाप की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, मुड़ने के बाद वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहते हैं। अतः धरन के नमन की स्थिति में दोनों सिरों, ये सिरा और ये सिरा, दोनों सिरों को आगे बढ़ाने पर रेखाएं आपस में जिस बिंदु O पर मिलती हैं उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र कहते हैं। अब O से उदासीन सतह की त्रिज्यक दूरी कैपिटल R को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब चीज़ें बता चुके हैं, एक सेंटेंस के रूप में आपको लिखवा दिया जा रहा है कि जब भी किसी भी धरन के जो दोनों सिरे होते हैं उनको आगे बढ़ाने पे जब भी वो किसी पॉइंट O पे मिलते हैं तो उस O से और उदासीन सतह की बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उस पॉइंट O को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, यह वक्रता केंद्र जो होता है उदासीन सतह के बीच की दूरी को ही दिखाता है, मतलब वक्रता केंद्र और उदासीन सतह के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी, 3 चीज़ पढ़ ली हम लोग, क्या क्या? उदासीन सतह, उदासीन अक्ष और वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है धरन में प्रतिबल। धरन में जो भी प्रतिबल उत्पन्न होते हैं, वैसे बेंडिंग स्ट्रेस ही जनरेट होता है क्योंकि हम लोग प्योर बेंडिंग का कंडीशन लेके चल रहे हैं। अब जैसा कि आप अब इस स्थिति में देख रहे हैं कि धरन की विभिन्न सतहों के बीच, धरन की विभिन्न सतहें हैं, हर सतह पे अलग अलग लंबाई होती है और अलग अलग लंबाई में परिवर्तन होने के कारण धरन के पदार्थ में बहुत सारे बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि धरन की अलग अलग लंबाई हो गई, अब इसकी लंबाई अलग हो, इसकी लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाएगी, इसकी लंबाई कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, तो जिसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होते हैं। तो जो नीचे वाली जो सतह होती है उस पर तनाव नमन प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं और जो ऊपर वाली सतह है उस पर सिकुड़न या आप बोल सकते हो उस पर संपीड़न नमन प्रतिबल उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो यही तो नॉर्मल नॉन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऊपर वाले पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, नीचे वाले पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ऊपर वाले की जो लंबाई है वो कम हो जा रही है, नीचे वाले की लंबाई बढ़ जा रही है, जिसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, उदासीन सतह होती है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी न्यूट्रल स्ट्रेस, कोई भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट नहीं होता, वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और ये जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है, जो भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ये बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है वो अनुप्रस्थ काट के परपेंडिकुलर जनरेट होती है। ये मेरी मान लो ये अनुप्रस्थ काट है, एक अनुप्रस्थ काट ये है, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट है, तो इसके परपेंडिकुलर ही जनरेट होती है जितनी भी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगी। अब क्योंकि ऊपर वाली सतह पर कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, अगर इसका हम एक क्रॉस सेक्शन ले लें, मान लो कि क्रॉस सेक्शन था इसका इस प्रकार से, ठीक है, अब इसका अगर ऐसे क्रॉस सेक्शन ले लें और उस क्रॉस सेक्शन में इसकी बेंडिंग स्ट्रेस की इंटेंसिटी की बात करें, मान लो कि मेरे पास एक ऐसा क्रॉस सेक्शन था, क्योंकि इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिए हैं और ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस, या हम इसको बोल देते हैं कि ये मेरा उदासीन सतह थी NN। तो ऊपर वाली लेयर पे
क्योंकि हम इसकी बात करें तो ऊपर वाली लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ये उदासीन सतह है, इसके ऊपर वाली लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही है और नीचे वाली लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो रही है। तो अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करें, तो अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करेंगे तो जो बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होती है, बताया गया था कि क्रॉस सेक्शन, जो भी मेरा क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन का एक पार्ट होगा, क्रॉस सेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो क्योंकि ऊपर वाले पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही थी और इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे को टेंसाइल फोर्स के, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही है, ठीक है, उसको वो लोग चाहेंगे क्या कि वो सिकुड़े ना फैले, तो फैलने की अपोज करेंगे, सॉरी सिकुड़ने का अपोज करेंगे, जिसके कारण जो टेंसाइल स्ट्रेस, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगी वो बाहर की तरफ एक इंटेंसिटी अपनी क्रिएट करेगी इस प्रकार से। ये इसकी बेंडिंग स्ट्रेस की, ये कंप्रेसिव स्ट्रेस इंटेंसिटी हो जाएगी उसकी। और जो टेंसाइल स्ट्रेस जहाँ पे जनरेट हो रही होगी वहाँ पे आपको कंप्रेसिव इंटेंसिटी मिलेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये फिगर बनेगा। इसको अच्छे से बना के आपको समझा देते हैं। ये था, थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। ये ऊपर की लेयर में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रही है, जैसे जैसे उदासीन सतह की तरफ जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको बताया गया था कि उदासीन सतह पे वैल्यू 0 हो जाती है बेंडिंग स्ट्रेस की, यहाँ पे मैक्सिमम होगी कंप्रेसिव स्ट्रेस, यहाँ पे धीमे धीमे ये वैल्यू कम होती जाएगी और एक समय आएगा कि वो वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी। क्योंकि ये आप इसकी बात कर रहे थे, क्योंकि स्ट्रेस हम लोग ये लिए थे, वो सतह एक क्रॉस सेक्शन लिए थे जिसमें ये एन था, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा था और यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट हो रहा था। ये सिग्मा सी है और ये सिग्मा टी है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो गई। अब देखो ये बेंडिंग स्ट्रेस है, यहाँ पे थोड़ा सा हमको, अब यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट हो गई, तो टेंसाइल स्ट्रेस थोड़ा सा बड़ी होती है, तो इसका जो सेक्शन बन के आएगा वो इस प्रकार से बन के आएगा, इस प्रकार से। ये इसकी टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस इंटेंसिटी है, ठीक है। ये बेंडिंग स्ट्रेस इंटेंसिटी है, ये इसका न्यूट्रल एरिया है जहाँ पे इसकी स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब मान लो कि यही जो स्ट्रेस थी, ये सिग्मा सी जो लग रही थी, अगर कंबाइन ले लें तो ये सिग्मा सी और ये सिग्मा टी लग रही थी। इसकी न्यूट्रल एक्सिस से अगर दूरी स्मॉल बी और यहाँ से इसकी दूरी स्मॉल ए हो जाती है, और हम लोग मोमेंट लेते हैं किसके अबाउट, मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस या न्यूट्रल लेयर, अगर इसकी मोमेंट लेंगे न्यूट्रल लेयर के अबाउट, ठीक है, तो वो लेयर क्या, वो मोमेंट क्या हो जाएगी, सिग्मा सी इंटू पी, ठीक है। और सिग्मा एक्चुअल देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स जनरेट हो रहा है, अभी स्ट्रेस ना जनरेट करो, क्योंकि फोर्स जनरेट जब होगा उसी के अपोज करने के लिए स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पे अगर एफ सी फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, एफ सी तब जाके वो स्ट्रेस जनरेट होगा। तो मोमेंट अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ सी इंटू बी, क्लॉकवाइज है, इधर से क्लॉकवाइज आएगी और ये इसका अपोज करेगा ये वाला जो कि टेंसाइल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, इधर की तरफ, प्लस एफ टी इंटू ए। और इनका जो क्रॉस मोमेंट होता है, इनका जो टोटल मोमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एम आर। यही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपोज करता है किसका, जो बेंडिंग मोमेंट हम लोग स्टार्टिंग में लगाए थे, जिसके कारण धरन मेरा बेंड हुआ था, उसका अपोज करता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसीलिए उसको बोला जाता है प्रतिरोधी गुण। ये वो प्रतिरोधी गुण है जो लगाए गए जो कि लगाए गए नमन गुण को विरोध करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लिए। आपको कभी कभी पूछ सकता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बाहरी आघूर्ण लगता है उसके बराबर तथा विपरीत होता है, उसका अपोज करता है। सिंपली एक भाषा में समझो कि उसका अपोज करता है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें थी, आपको पता होनी चाहिए कि उदासीन सतह क्या होती है, उदासीन अक्ष क्या होती है, कौन कौन से प्रतिबल लगते हैं, कहाँ पे लगते हैं, प्रेशर स्ट्रेस इंटेंसिटी कैसे दिखाई जाती है। ठीक है, इसके बाद बेंडिंग इक्वेशन है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में किया करवाया जाएगा बेंडिंग इक्वेशन। अभी इसके बाद कुछ चीज़ें और बच जाती हैं, जैसे कि कुछ परिभाषाएं और हैं, जैसे कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, मॉड्यूलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो उसमें बेंडिंग इक्वेशन, उसके एजम्पशंस, ये एजम्पशन अभी देख लेते हैं। एजम्पशन देख लेते हैं जब भी बेंडिंग इक्वेशन को, जब भी कोई डेरिवेशन करते हैं, जैसे आप लोग अभी शायद अभी तो हाइड्रोलिक्स पढ़ोगे नहीं, जब भी हाइड्रोलिक्स पढ़ते हैं या जब भी कोई अच्छी इक्वेशन पढ़ते हैं उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो ऐसे बेंडिंग इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसके कुछ एजम्पशंस होते हैं। तो पहला एजम्पशन ये होता है कि जो धरन का पदार्थ है वो सर्वांगसम तथा समगुण होना चाहिए, जिससे सभी दिशाओं में एक समान धरन प्रत्यास्थता का गुणांक समान हो। ठीक है, तो पहला है कि होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा एजम्पशन ये है कि जो धरन का नमन है उसकी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर ही होता है। तो जो भी उसका नमन होगा, जो भी इसकी बेंडिंग होगी वो इलास्टिक लिमिट के अंदर ही हो जाएगी, जो भी उसकी बेंडिंग होना दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा जंक्शन यह है कि धरन की प्रत्येक परत अपने ऊपर या नीचे संपर्क वाली की अन्य प्रत्येक परतों को बिना प्रभावित किए हुए फैलने या सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। मतलब जैसे अभी आपको बताया गया कि पहली वाली परत जब पहली वाली परत पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है तो जो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे परत पे भी उतनी ही इंटेंसिटी का स्ट्रेस लगे। ठीक है, तो यही तीसरा वाला पॉइंट ये बता रहा है कि धरन की प्रत्येक परत अपने ऊपर या नीचे संपर्क वाली अन्य परतों को बिना प्रभावित किए फैलने या सिकुड़ने के लिए स्वतंत्र होती है। चौथा पॉइंट यह है कि तनाव तथा संपीड़न दोनों ओर की परतों में धरन के पदार्थ का यंग मापांक या प्रत्यास्था गुणांक का मान समान होता है। मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, दोनों के समान में इक्वल होता है। कैपिटल ई की जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, समान होती है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी सेम फॉर द फाइबर्स ऑफ द बीम अंडर टेंशन एंड कंप्रेशन एंड स्ट्रेसेस आर विदिन अंडर टेंशन इलास्टिक लिमिट। पांचवा पॉइंट ये है कि धरन की कोई भी अनुप्रस्थ काट जो कि नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहेगी। ये तो सिंपल है कि उसमें द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम विच इज प्लेन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। लास्ट है कि जो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम इज लार्जर कंपेयर विद डायमेंशन ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ये तो अंडरस्टूड वाली बात है कि जब भी उसका रेडियस, जब भी मुड़ेगा तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ ही जाएगा और उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो धरन का जो नमन होता है होने पर वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर उसकी अनुप्रस्थ काट के मापों की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाती है। तो ये 6 अनुप्रस्थ अजम्पशंस थे किसी भी बेंडिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे बेंडिंग इक्वेशन की बात करें तो इसको हम लोग बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं M/I इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू E/R। यहाँ पे M क्या है, ये मोमेंट है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस, Y उसकी वैल्यू न्यूट्रल एक्सिस से। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से वैल्यू, E यंग्स मॉडुलस, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। इसको डिराइव करना है। इन्हीं इक्वेशंस में से कुछ जो इक्वेशंस होते हैं जैसे E/I, अगर हम लोग इस पॉइंट को लेते हैं M/I इज इक्वल्स टू E/R। तब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो M/R इज इक्वल्स टू E/I। ये E/I इसी बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ठीक है, या इसकी अगर बात करें M/I इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे क्या I/Y करना है। ठीक है, तो M इज इक्वल्स टू हो जाएगा, या सिग्मा इज इक्वल्स टू ले लेंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू M/Y/I।
इसी को लिख सकते हैं m अपॉन आई बाई वाई। ये आई बाई जो वाई होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, जिसको हम लोग कैपिटल जेड से दिखाते हैं। ठीक है, और ये किसी भी बीम के स्ट्रेंथ की दर्शाता है। जो सेक्शन मॉडुलस होता है या जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी होता है वो किसी भी बीम के स्ट्रेंथ, उसके सामर्थ्य पर निर्भर करती है। ठीक है, जो धरण की सामर्थ्य होती है वो ये डिसाइड करता है कि इसका सेक्शन मॉडुलस कितना है या इसकी फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कितनी है। तो ए इंटू आई का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है उसे फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं, इसको सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। और हर अलग अलग काट, जैसे हम लोग अभी बात किए थे तो उसमें रेक्टेंगुलर काट मिल रहा था, तो हो सकता है सर्कुलर काट मिले, हो सकता है रेक्टेंगुलर काट मिले। तो हर उसके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम लोग बात करेंगे जब बेंडिंग इक्वेशन नेक्स्ट उसमें पढ़ाया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही है, थ्योरी आपका इतना ही है। अब इसके बाद जितना भी है वो एक डेरिवेशन है, और डेरिवेशन के बाद यही सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फ्लेक्सुरल रिजिडिटी क्या होती है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, अलग अलग शेप का, रेक्टेंगुलर का, कोनिकल का, सबका अलग अलग करके दिखाया भी जा सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे जब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, लास्ट जो वीडियो होगी वो डेरिवेशन की होगी, उसी पे एक दो न्यूमेरिकल इजी टू पॉइंट न्यूमेरिकल भी लेंगे और सब काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना वीडियो देखिए और अपनी किताब से जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उससे नोट्स बनाइए, या जहाँ से भी आपको पढ़ने को नोट्स बनाइए। ठीक है।